विधायक श्री सोमनाथ जी, जिन्होंने अभी विस्तार पूर्वक आपके सामने अपना वक्तव्य रखा और सारी जानकारी आपको दी। श्री रमेश ठाकुर जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी है, श्री हेमंत शर्मा जी ब्लॉक के अध्यक्ष, श्री हरिंदर सेन जी, श्री चुन्नीलाल अवस्थी जी महामंत्री बीसीसी, श्री अरुण आर्य जी महामंत्री, श्री दिलाराम चौहान जी पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे, श्री रितेश शर्मा जी हमारे युवा के अध्यक्ष, श्री संतराम महाजन जी जो नीरी के यहाँ के निवासी हैं, श्री ताराचंद जी, गोपाल जी, लीला देवी जी प्रधान, सभी पंचायत के प्रधानगण, उप प्रधान, बीडीसी के सदस्यगण और सभी हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के सभी सदस्यगण, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मुझे खुशी है कि आज दोबारा नीरी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पहुँचने पर जो आपने हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। खास करके जो महिला अपने घर का काम काज छोड़कर आई हैं, आजकल घास कटाई का काम है, खेती बाड़ी का काम है, पर फिर भी आपने समय निकाला, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आप जानते हैं ये चुनाव की बेला है और किन कारणों में ये उपचुनाव होने जा रहे हैं उससे भी आप भली भांति परिचित है, भली भांति सभी बातों को समझते हैं। मैं पिछली बार जब राज साहब ने यहाँ से कॉलेज की घोषणा की, तहसील की घोषणा की, मैं भी उनके साथ थी और पिछले चुनाव में मुझे याद है ये नीरी का क्षेत्र करसोग क्षेत्र में आता था और उस वक्त भी मैंने काफी दौरा इस क्षेत्र का किया है और मैं यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ हमारे जो यहाँ से उस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, मस्तराम जी रहे, मनसाराम जी रहे, वो भी इस नीरी गांव के ही हैं। उनके यहाँ भी आना जाना होता था और राज साहब अक्सर ये मजाक करते थे कि हमारे दो बड़ी शख्सियत इस नीरी गांव से है। तो नीरी गांव में हमारा इस परिवार का बहुत जुड़ाव रहा और मैं समझती हूँ कि काफी बुजुर्ग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको ये भी पता है कि जब राज साहब अपने आप इलेक्शन लड़ते थे तो उस वक्त कोई आने जाने का साधन नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई आवागमन नहीं था और इन पहाड़ियों को वो पैदल चलकर इस गांव में आया करते थे। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उन्होंने वो भी इस बात को जानते हैं, बल्कि अभी मेरे को जिक्र कर रहे थे कि मेरी 90 साल की आयु है। दिलाराम जी इन्होंने कहा मेरी 80 साल की उम्र है। तो आप लोग इनसे पूछिए कि राज साहब का कितना जुड़ाव इस क्षेत्र से रहा और किस तरीके से वो पैदल चलकर भी यहाँ पर आकर इस क्षेत्र के लिए चिंतित रहते थे। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि राज साहब का दिल और दिमाग सदा नीरी गांव के साथ रहा। उनको दिल लगी प्रेम था इस क्षेत्र से, बहुत प्यार करते थे वो इस क्षेत्र को, तभी इतनी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुई है। जैसा आपने अभी सुना कि कांग्रेस की सरकारें रही, बीजेपी की सरकारें रही, आपको तुलना करने का मौका मिला कि पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किए। चाहे वो आप सड़कों की बात लें, हिमाचल प्रदेश में की जब शुरुआत हुई तो 300-350 किलोमीटर सड़कें थी और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन सड़कों का विस्तार होकर हर हमने पंचायत तक सड़क पहुंचाने का प्रयास किया। मैं तो समझती हूँ अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर अब आज सड़कों से उन क्षेत्रों को नहीं जोड़ा गया। हजारों, कोई 19-20 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हुई हिमाचल प्रदेश में। और उसी तरह से चाहे वो स्कूल की बात आप करें, कॉलेज की बात आप करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, ये सारे काम कांग्रेस की सरकार और माननीय वीरभद्र सिंह जी का जो बड़ा भारी योगदान है उस बात को आप सदा ध्यान में रखते हुए आपने जब भी निर्णय करना है, जब भी फैसला करना है, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव है, आपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए सदा कांग्रेस का साथ दिया है।
कांग्रेस को अपना कीमती वोट दिया है और मैं अब भी आपसे निवेदन करने के लिए आई हूँ। आप जानते हैं कि अब ये जो चुनाव है ये मेरा पहला चुनाव है जिसमें मैं राजा साहब के बिना इस चुनावी जनसभा में आई हूँ। उनका वरदहस्त सदा रहा, उनका आशीर्वाद रहा और वो स्वयं भी जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, चाहे वो विधानसभा के लिए थे चाहे वो पार्लियामेंट के लिए थे, खुद आकर उनको आशीर्वाद देते थे, खुद आकर उनको प्रोत्साहन देते थे, अपने वर्करों को फील्ड में जाने के लिए आदेश देते थे। पर इस बार वो हमारे बीच में नहीं है। ये बात ठीक है कि उनके जाने का दुख हम परिवार को ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों को दुख हुआ है। खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोग जब राज साहब के लिए संवेदना प्रकट करने रामपुर आए तो उन्होंने भी मेरे से ये बात की कि आज हमारे को राज साहब की कमी बहुत खलती है, बहुत हमारे दुख में पीड़ा, दिल में पीड़ा है, बहुत दर्द है और हम भी चाहते हैं कि राज साहब की जो कमी है उसको आप आगे आकर हमें कोई तो लगे कि हमारे राज साहब के परिवार का कोई सदस्य हमारे हाथ थामने के लिए खड़ा है, हमारे दुख तकलीफ में खड़ा है, तो आपने इस अवश्य इसमें पहल करनी। जो पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है उसमें भी आप प्रत्याशी बनकर आए। तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, ना मैं राजनीति में आना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ताजा ताजा मेरे दुख दिल में ये दुख है, दर्द है और अब मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। परंतु लोगों के आग्रह पर, कांग्रेस पार्टी के आग्रह पर कांग्रेस पार्टी ने भी हाईकमांड से भी बात की और जो इन्होंने मीटिंग की उसमें भी एक ही नाम भेजा और ये कहा कि आप चुनाव लड़ें। अंततः मुझे ये बात स्वीकार करनी पड़ी और अब मैं कांग्रेस की प्रत्याशी बनकर आपके सामने आई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन मुझे देंगे और आप इस बात को भी याद रखेंगे कि जो विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है वो किसकी देन है, किसने ये कार्य किए हैं। आपको अवश्य उन बातों को याद रखते हुए 30 तारीख तक ये मुहिम जारी रखनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम यूथ कांग्रेस के वर्कर्स, हमारी महिला कांग्रेस के जितनी कार्यकर्ता है, महिला मंडल के प्रधान है, उप प्रधान है, सभी नौजवान साथी है, वो इस काम को, हमारे इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत कम समय है और बहुत से क्षेत्रों का भी दौरा करने को बाकी है। मुझे आपसे पुनः अपील करनी है कि आपने इस काम को अपना इलेक्शन समझकर आप हर घर में जाकर इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। जहां तक भाजपा की बात है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात उनके बारे में नहीं करना चाहती। जब नरेंद्र मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा उस वक्त लोगों को जो आश्वासन दिए, चाहे वो 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डालने की बात की, और आप जानते हैं ना वो 15 लाख उनके खाते में आया। पर आज की स्थिति क्या है? आज अगर आप कोई बैंक अकाउंट खोलो, बैंक में पैसा जमा करो, तो आपको जमा करने के लिए भी उसमें कटौती, उसमें पैसा अदायगी करनी पड़ती है, और पैसा निकालना हो तब भी आपके उसमें पैसे कटते हैं। तो आज इनकी सरकार इस तरीके का काम कर रही है। जहां तक महंगाई की बात है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते हैं। माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने हर रोज एक नई समस्या इनके सामने खड़ी हो जाती है। आज चाहे वो गैस की बात लो, आज गैस के सिलेंडर के दाम, जब हमारा वक्त था तो हमने 400-450 रुपए का एक सिलेंडर खरीदते हुए भी लोग कितना बवाल मचाते थे, और आज वही गैस का सिलेंडर 1000 रुपए देकर आपको प्राप्त हो रहा है। और उसी तरह से जो राशन डिपो में मिलता था, आप सब जानते हैं कि राज साहब के कार्यकाल में 100 करोड़ राज साहब ने जमा किया था ताकि मैं सस्ता राशन गरीबों के लिए उपलब्ध कर सकूं, जिसमें हमारी दाल थी, चावल थे, तेल था, नमक था, वो सस्ते दामों पर आपको उपलब्ध होता था। और आज आप देखेंगे कि डिपो का भाव और बाहर बाजार का भाव एक बराबर है। आज आपको उसमें भी कटौती हुई है। जो आपको राशन मिलता था
उसको भी कम कर दिया गया है। उसके भाव कितने से कब कहाँ पहुंच गए। आप कभी सोच सकते थे कि जो सरसों के तेल की बोतल हमारे जमाने में 100-150 की थी, आज वो 250 रुपए की आपको तेल की बोतल उपलब्ध होती है। उसी तरह से दालों के दाम देखें, चावल के दाम देखें, आटे के दाम देखें, वो इतने महंगाई पर आज चरम सीमा पर महंगाई पहुंच चुकी है। तो इन बातों को ना ये इसके बारे में जिक्र करते हैं, ना प्रधानमंत्री आके कभी बोलता है कि हमारे जो ये बढ़ाई दाम बढ़े हैं उसके ऊपर मैं चिंतन करूंगा, उसकी सस्ती करने की बात ये इनके मुख से हमें सुनने में नहीं आती। उसी तरह से बेरोजगारी की बात है। वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त इन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी तो मैं 2 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने की बात तो बहुत दूर की, पर जो लोग इनके कार्यकाल में जब नोटबंदी हुई और जब ये कोरोना का ये समय हमारे बीच में आया, तो जो बच्चे बाहर नौकरी कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, चाहे वो अपने किसी निजी संस्थान में काम कर रहे थे, वो भी घर लौटकर आज बेरोजगार घर पे बैठे हैं। उनके माता पिता भी परेशान है कि हमने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया और आज इनको कोई नौकरी उपलब्ध नहीं हो रही। अभी जेई के इंटरव्यू हुए जिसमें आपने देखा कि कितने बाहर के, चाहे वो यूपी के थे, बिहार के थे, बाहर के बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाया, पर कभी भी इन्होंने ये सोच नहीं की कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। वो महान शख्सियत राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जब इंटरव्यू होने होते थे किसी भी विभाग के, तो उनका निर्देश होता था कि ये इंश्योर किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा हिमाचल के बच्चों को रोजगार उसमें उपलब्ध हो। तो मैं आज आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कुछ मुद्दे हैं जो सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है और उस तरीके की बात आपके सामने रखते हुए अब मैं उम्मीद करूंगी कि 30 तारीख के दिन आप कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ से दिलाएंगे। और ये बात को ध्यान में आपने भी रखना है कि 30 तारीख तक ये मुहिम ये ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। आप घर घर तक जाकर इस संदेश को पहुंचाएंगे और मैं आपको आश्वासन देकर जाती हूँ कि आपके आशीर्वाद से जीती तो अवश्य आपके क्षेत्र का दौरा करूंगी, आपके बीच में आऊंगी और जो आपकी कोई भी समस्या होगी उसके ऊपर हम ध्यान देने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद। रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।